नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली से हैं ये ईश्वर दत्त जी। डिफेंस एंड फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं ये और एक्टिविस्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट और रिसर्चर। कितनी सारी खूबियां हैं, अभी वो आपको पता चल ही जाएगा जब वो आप लोगों से बातें करेंगे। और जो उन्होंने रिसर्च की गई है वो जो मेन जो टॉपिक्स है जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, आप लोगों ने कल पूछा भी था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में, और दीन दयाल उपाध्याय। तो इनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की है। बीजेपी और शिवसेना से पास्ट में कनेक्टेड रहे हैं, अभी वो किसी पार्टी से कनेक्ट नहीं है, और नेशनल इश्यूज के ऊपर वो फिर भी एक्टिव रहते हैं। और जैसे आप देख सकते हो कई बार हमारे साथ ऐड भी होते हैं और उस बारे में बातें भी करते हैं। तो हम बिना डिले उनको ऐड करते हैं। और आई नो कि आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की थी कि ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। यस, एसएसआर का हम भूले नहीं है, एसएसआर के बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो विदाउट एनी डिले मैं अभी ईश्वर जी को ऐड कर लेता हूं। ईश्वर जी, जय जय हिंद। हिंद। जय हिंद कैसे हैं सबको। सर आप? नमस्कार, जय हिंद। मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक होंगे, भगवान से आशा करता हूँ। बिल्कुल सर, आपका तो बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ईश्वर जी के साथ। ईश्वर जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच आज फिर से आने के लिए और टाइम निकालने के लिए, स्पेशली नेताजी के बारे में बात करने के लिए। हम चाहते हैं कि आप हमें देखो, जो नेताजी के बारे में स्टार्टिंग से आपने काफी रिसर्च की हुई है और एक बुक भी है, बुक का नाम था इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, जो कि अनुज धर ने लिखी है। तो उसके बारे में काफी चीजें वहां पे मेंशन भी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप हमें पहले स्टार्टिंग से बताइए कि वो किस तरीके के इंसान थे और उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, इससे पहले कि हम उस मोड पे जाए जहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर का जो चीजें शुरू हुई थी। तो स्टार्टिंग से आप हमें बताएंगे। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को, उस समय उड़ीसा था, कटक, उड़ीसा बंगाल में ही था, कटक में उनका जन्म हुआ। उनकी माता जी का नाम प्रभा देवी और पिताजी का नाम जानकी दास था। वह अपने पिता की 9वीं संतान थे और 5वें बेटे थे, यानी 9 भाई बहन थे ये। सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे और पिताजी उनके बहुत जबरदस्त बैरिस्टर थे। खानदानी पैसे वाली फैमिली थी। 1897 को उनका जन्म हुआ। जन्म से ही यह बच्चा बहुत ब्रिलियंट था। ब्रिटिश टाइम में आईसीएस करना हिंदुस्तानियों के लिए बहुत मायने रखता था। ईश्वर जी, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, आप थोड़ा सा अगर पीछे रहेंगे ना तो फिर अच्छे से लोग कह रहे कि थोड़ा सा दिख, हाँ ये ऐसे बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो ये बच्चा आईसीएस करने ब्रिटेन गया। पिताजी चाहते थे बहुत बड़ा अफसर, कलेक्टर बन जाए, कुछ बन जाए, और ये इसने वहां पिताजी का, परिवार का मन रखने के लिए आईएएस करने जरूर गया। और आईसीएस, उसमें आईसीएस क्या है, उस टाइम होती थी ये आईएएस जैसी एक वो, इसने टॉप किया, उसमें टॉप किया। लेकिन दिमाग तो दूसरी तरफ था, सोच कुछ और थी। वापसी आकर अंग्रेजों की नौकरी ज्वाइन नहीं की, उनके जूते साफ नहीं किए और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। यानी 14-15 साल में ही अरेस्ट हो जाना और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी पीठ सुझा दी, इतना इनके ऊपर बरसाए और जेल में अरेस्ट कर दिया। सारे में शोर मचा और खूब आंदोलन हुआ। आखिर अंग्रेज सरकार को छोड़ना पड़ा। ये तो बचपन की करामात है। 14-15 साल की उम्र में ही? जी।
तो ब्रिटेन में भी जब ये आईसीएस कर रहे थे, एक छोटी सी घटना बचपन की सुनाता हूँ। जब पढ़ाई कर रहे थे, यंग एज, टीन एज कहते हैं उसे, वहां एक इनके कॉलेज के पास ही बाहर एक अंग्रेज बूट पॉलिश किया करता था। अब ये रईस थे खानदानी, उसके बाद दिन में 1 दर्जन बार कम से कम बूट पॉलिश कराने जाते थे। जब इनके दोस्तों ने पूछा, तो हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी मौका लगता है तो इससे बूट पॉलिश कराने जाता है, क्यों? कहता ये साले हमारे देश पर राज कर रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूं कि तुम मेरे बूट पॉलिश करने के लायक हो, और वक्त आने पे तुम्हें उखाड़ूंगा। यह सोच थी उसकी टीनेज में, कच्ची उम्र में, सुभाष बोस की। सुभाष बोस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, कांग्रेस में सक्रिय हुआ, गांधी जी को उसने अपना आइडल बनाया। 1897 से पहले ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1897 से पहले, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद कांग्रेस को ये पता लग गया था, इसको अंग्रेजों को ये पता लग गया था कि हमको अब जाना पड़ेगा, अब हम रुक नहीं सकते। ये जो क्रांति हुई है उसका उसने आकलन कर दिया था, तो जाना पड़ेगा। तो जाने के बाद फिर भी राज हमारा चले, ऐसी व्यवस्था करके जाएं। तो उसको लेकर के इन्होंने, अंग्रेज हमेशा, आप देखोगे हमारी इंडियन गवर्नमेंट तो 10, 20, 50 साल दूर की सोचती है, अंग्रेज 200, 500, 1000 साल बाद की सोच के अपनी योजनाएं बनाता है। यानी खासकर ब्रिटेन की बात हो रही है, यहाँ बनाया करता था। तो उसने कहा हम चले भी जाएं, यहां से जाना भी पड़ेगा हमें, तो ऐसा कर जाएं कि उसके बावजूद भी ये गुलामी रहे भारत हमारा। उसको देखते हुए योजना बनी कि भारत में ऐसे लोगों को ढूंढो जो देखने में तो भारतीय हों, लेकिन दैनिक दिनचर्या के हिसाब से वो अंग्रेज हों। ऐसे लोगों को ढूंढा गया, जिसमें गांधी भी था, मोतीलाल नेहरू भी था, जवाहरलाल नेहरू भी था, और भी अन्य लोग थे। इस एक कोटली को लेकर के इनको सबको यूनाइट करके प्लांट की, यहाँ पर एक कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका प्रेसिडेंट अंग्रेज था। फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट अंग्रेज था इस कांग्रेस का। और इसमें इन सबको भर्ती कर दिया गया कि तुम धीमे धीमे अपनी आजादी का आंदोलन पीसफुली चलाते रहो, और नूरा कुश्ती चलती रहेगी। और उधर गरम दल क्रांतिकारियों का सक्रिय था, जो रोज बम फोड़ता था, इनको उड़ाता था अंग्रेजों को। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे कई हजारों लाखों हुए। 7,35,000, 32,000 समथिंग 1857 से लेके 1947 तक अंग्रेजी रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है, गजट है, नोटिफिकेशन है, कितने लोगों को फांसी दी गई, सूली पर चढ़ाया गया। इतनी कुर्बानी है हमारी ये आजादी लेने के लिए। 100 कार्ड आजादी कहता हूं, अभी हमें आजादी नहीं मिली है, तथा कथित आजादी। तो मैं बात कर रहा था, माफ करना मुझे बीच में, या मैं भावना में खो जाता हूँ। काम मैं क्या बात कर रहा था अभी, तन्मयता थोड़ी। आप बता रहे थे कि कांग्रेस का गठन जो है वो कांग्रेस बनी, और उसमें ये सब इकट्ठे हो गए, और देश के अंदर मिली भगत से एक वेव इकट्ठी कर दी गई कि ये कांग्रेसी अगुवाई यही आजादी दिलाएगी। सरकार से मिली भगत थी, सरकार की क्रिएशन थी कांग्रेस, अंग्रेज सरकार की। और पूरे देश के अंदर एक गांधी को मसीहा बना के खड़ा कर दिया गया। सर्वे सर्वा, होली सोली, गॉडफादर भारत का, जो कह देगा वही होगा आंदोलन में। और ये गरम दल के विरोध में थी ये कांग्रेस, आतंकवादी बोलती थी उनको ये कांग्रेस। गांधी वगैरह सब आतंकवादी बोलते थे, स्वतंत्रता सेनानी जो गरम दल के थे। आज भी अभी मोदी ने आके उनको आतंकवादी मार करने से सरकार के रिकॉर्ड में से हटवाया है, अदरवाइज इनको सबको आतंकवादी अभी तक लिखा जाता रहा मोदी के आने से पहले। अच्छा, इतिहास में भी, पुस्तकों में भी, और सरकारी गजट में भी। अब उनको वहां से आतंकवादी वर्ड जो कलंक था हम भारतवासियों के ऊपर, उसको मोदी ने आके धोया है। सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल कहा जाता था,
कि अंग्रेजों का ये वो है अपराधी, युद्ध अपराधी है, इसको ब्रिटेन को सौंपना है। तो अभी मोदी ने आने के बाद वार क्रिमिनल का उसके ऊपर से तमगा जो लगा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस पे कलंक लगा हुआ था, वो हटाया है। तो जितने आजाद हिंद फौज के सेना और कमांडर और जो कोई भी था, उन सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था। और लाल किले के अंदर उनके सबके अफसरों के रिमांड लिए गए थे जो पकड़ में आए, और धुआंधार रिमांड लिए गए। चलो वहां अभी बाद में पहुंचेंगे। तो वो आजादी को 1857 को देखते हुए जब अंग्रेज ने बहुत दूर की सोच के जज कर दिया, आज नहीं कल 10-20-50 साल बाद हमको जाना पड़ेगा, तो उसका सॉल्यूशन कांग्रेस निकाला। कांग्रेस में ये अपने चंपू भर्ती कर दिए, काले अंग्रेज जिनको हम बोल सकते हैं, और आंदोलन चलता रहा, नूरा कुश्ती चलती रही, गरम दल उधर से ताकत लगाता रहा, इधर से ये कांग्रेस लगाती रही। वो सब एक बवंडर सा खड़ा हुआ, और गांधी जी के पीसफुल उससे प्रभावित होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में कूद गए गांधी जी के साथ आजादी आंदोलन में। और आहिस्ता आहिस्ता पढ़े लिखे थे, दिमाग था, सब कुछ था, दिमाग के बल पे आगे बढ़ते चले गए। और गांधी जी 1941 में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था। साउथ के सीतारमैया गांधी की पसंद थे अध्यक्ष के लिए, और सुभाष को भी मन में आया कि मैं भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं, डेमोक्रेसी है। सुभाष भी चुनाव में खड़े हो गए। आज वो 14 वोट डलनी थी अध्यक्ष के लिए, ऑल इंडिया के जो प्रतिनिधि थे उनको 14 थे, उन्होंने इलेक्ट करना था। वो 14 भी जनता ही चुन के भेजती थी, कांग्रेस के सदस्य जो थे। 14 में से 11 वोट सुभाष चंद्र बोस को पड़े, 3 वोट सिर्फ सीतारमैया को पड़े। सीतारमैया हार गए। गांधी ने इस हार को पर्सनल लिया कि ये मेरी हार है, सीतारमैया की हार नहीं है, सीतारमैया मेरा कैंडिडेट था। इस चीज को सुभाष चंद्र बोस भांप रहे थे। अध्यक्ष तो बन गए, सब कुछ हुआ। नेहरू ये सब खुश नहीं थे उनके अध्यक्ष बनने से, जितनी ये चंडाल चौकड़ी गांधी की थी, ये खुश नहीं थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने से। अच्छा, एक चीज ईश्वर जी, हाँ जी, सॉरी मैं बीच बीच में थोड़ा आएगा ना, जो दर्शकों के भी एक दर्शक की तरह ही मैं भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ इस पे जी। कि जो खुश नहीं थे वो इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि जो उनको पसंद था वो नहीं बना, या फिर कुछ और बात थी? नहीं, वो एक गिरोह था ना कांग्रेस के अंदर, एंटी नेताजी। नेताजी कांग्रेस में गरम दल को लीड करते थे, बाकी सब नरमपंथी थे, अहिंसावादी थे। राइट। नेताजी एग्रेसिव थे। तो जब जो अध्यक्ष बन गया उसी के हिसाब से तो पार्टी चलेगी ना, उसकी सोच के हिसाब से। बिल्कुल। ये तो वही फिर बाद में उनको पता लगा आपको कि जब गरम दल थे तो ये उसको नहीं चाहते थे। और सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस तो बनाई थी अंग्रेज ने अपना पिट्ठू बनाने के लिए। अगर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चलते रहते तो अंग्रेज की पॉलिसी कैसे कामयाब होती? कांग्रेस तो अंग्रेज ने बनाई थी, और सुभाष चंद्र बोस तो अंग्रेजों के आगे सरेंडर करके चलने वाला नहीं था। ब्रिटिश अंग्रेजों का भी दबाव था इन सब कांग्रेसियों के ऊपर, गांधी वगैरह के ऊपर, किसको अध्यक्ष बनने दे दिया। तो वो सारी कहानी थी। तो सुभाष के कार्य करने में रुकावटें डाली जाने लगी, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था कांग्रेस का फ्रीली। और विद इन 6 मंथ आखिर उन्होंने जाके महात्मा गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, इस बात के साथ कि आपको परेशानी आ रही है, आप कंफर्टेबल नहीं है मेरे जीतने से, आप जिसको चाहते थे वो नहीं बन पाया, और लिहाजा जिस रास्ते कांग्रेस चलना चाहती है वो मेरा रास्ता नहीं है, मैं इस रास्ते चल नहीं सकता जो रास्ता आपने चुना हुआ है। तो सुभाष बोस ने इस्तीफा दे दिया। गांधी को सुख की सांस ली गांधी ने। सुभाष बोस रास्ते से हट गए। एक बार को उन्होंने राजनीति के रास्ते पे ही चलने की फिर हटने के बाद कोशिश करी कांग्रेस छोड़ करके,
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी। फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी कि ये गर्म राजनीतिक दल रहेगा और अपने हिसाब से हम चलेंगे आजादी लेने के लिए। लेकिन उनके समझ में आया कि राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तो उसको हथियारबंद नहीं कर सकते हम, अंग्रेजों से सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी हमको। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उसके माध्यम से हम सशस्त्र क्रांति नहीं कर सकते। यहाँ का संविधान आड़े आएगा, इनका कानून आड़े आएगा, या तो पार्टी चलने देंगे या विरोध में वो चलने देंगे, सशस्त्र का दल चलने देंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी उन्होंने बनाते ही भंग कर दिया 1-2 महीने में। अभी जो फॉरवर्ड ब्लॉक ये लेफ्ट फ्रंट चला रही है, ये सब नकली है, ये नेताजी का बनाया हुआ नहीं है। ये नेताजी के नाम को कैश कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं नेताजी के नाम पर। अच्छा, अब आगे चले हम। नेताजी ने कहा सशस्त्र क्रांति करनी है अंग्रेजों के खिलाफ, मेरे को लड़के आजादी लेनी है, भीख में नहीं, भीख में नहीं। तो नेताजी की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। वो समय 1941 का ऐसा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के खतरे पूरे विश्व में मंडरा रहे थे। वेस्टर्न फौजें, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप के देश, ये सब यूनाइटेड थे। एक तरफ जापान वगैरह थे, जर्मनी वगैरह थे, बटे हुआ था विश्व। तो उस समय में क्योंकि हमने यूरोपियन यानी वेस्टर्न कंट्री, ये ब्रिटेन से हमको आजादी लेनी थी, तो उनके जो वर्ल्ड में दुश्मन थे, नेताजी ने ये हिसाब लगाया कि उनके जो दुश्मन है देशों के, उन सब दुश्मनों से मदद लेकर के हम अपनी सेना, अपना आजादी, ये सशस्त्र क्रांति कर सकते हैं। ये सोच के साथ दुश्मन का दुश्मन दोस्त, नेताजी सबसे पहले जर्मनी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का अगुआ था एक पक्ष का, हिटलर, जर्मनी हिटलर के पास पहुंचते हैं मीटिंग करने। हिटलर अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुरूप रख के चलता था, 1-2 दर्जन हिटलर बन के रहते थे नकली मेकअप करके। तो जब नेताजी मिलने पहुंचे, आखिर ये भी एक तोखिम चीज थे, हिटलर को खबर मिल चुकी थी मुलाकात से पहले कि एक बड़ी शख्सियत आने वाली है मेरे से मिलने, तो उसको भी सिक्योरिटी फुल चाहिए थी। तो उसने वो जो डुप्लीकेट ये हिटलर थे, एक एक करके 2-4 को उनसे मिलाया। तो नेताजी ने उनसे हाथ नहीं मिलाया शक्ल देख करके, उनको राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान नहीं दिया, लेकिन जब ओरिजिनल हिटलर सामने आया उससे हाथ मिलाया। तो इतनी जजमेंट नेताजी की थी फेस रीडिंग से, इन डुप्लीकेटियों में कौन असली हिटलर है और कौन नकली है। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा हमारा नेताजी, जब हिटलर से बातचीत हुई और इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम 1 और 1 11 हो जाएं, और इसी ढंग से ये है, और भारत में भी इस तरह से आपको मदद मिलेगी, इस तरह से ये, तो हिटलर ने नेताजी को हल्का मानते हुए अपने साथ मिलाने के लिए मना कर दिया मदद देने से। सामने फेस टू फेस तो मना कर दिया, और नेताजी को कहा आपका जो प्लान है, आपका रास्ता जापान के थ्रू जाता है, यानी कि आप जापान जाकर तोजो से मिलिए, वहां के प्रधानमंत्री से। तो उसको, सुभाष को ये इशारा किया आप जापान जाइए, उनसे बात कीजिए। इधर तो नेताजी को जापान भेज दिया इसने दिमाग में डाल के, और अंदर खाते जापान को कह दिया आदमी बड़ा जबरदस्त है, ब्रिलियंट है, हाथ से नहीं निकलने देना और फुल मदद दो, हिटलर ने अंदर खाते। अच्छा, जापान को। तो जापान के साथ मिलके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई अपनी, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी अंग्रेजी में कहा जाता है, INA। इंडियन नेशनल आर्मी 80,000 फौज थी उस समय, और नेताजी ने जापान की मदद से बुलाई। और उस समय कौन लोग इन्होंने लिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सैनिक, अपोजिट ग्रुप यानी हिटलर ग्रुप ने वर्ल्ड में गिरफ्तार कर रखे थे, ब्रिटेन के
सेकंड वर्ल्ड वॉर मैंने कहा ना, दो भागों में विश्व बटा था। एक तो ये ब्रिटेन वाला विश्व और एक ये जर्मनी वाला विश्व, जिसमें कई अलग अलग देश साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने जो गिरफ्तार कर रखे थे नाजियों ने और जापान ने और कंट्रियों ने, जो भारतीय फौजी अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, उनको काफी बड़ी तादाद में गिरफ्तार कर रखा था। तो शुरुआत कहां से करोगे? जापान से बातचीत थी, उन्होंने कहा जो हमारे भारत के फौजी ब्रिटेन के से लड़ते हुए आप लोगों ने सरेंडर करवा के गिरफ्तार कर रखे हैं, अपनी जेलों में बंद कर रखे हैं, मैं अपनी आजाद हिंद फौज की शुरुआत उनसे करूंगा, मैं उनका ब्रेन वॉश करूंगा। तो नेताजी विभिन्न कंट्रियों की जेलों में जाकर के उन भारतीय फौजियों से मिले कि तुम लोग अनजाने में गलती कर बैठे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हम उनके गुलाम हैं, उनकी ओर से लड़ते हुए, और तुम यहाँ गिरफ्तार हुए बैठे हो। देश तुम्हें पुकार रहा है, अब देश के लिए लड़ना है, आजादी के लिए लड़ना है। हाँ जी, उल्टा ब्रेन वॉश। क्वेश्चन है विभोर भाई का जी। ईश्वर जी, क्या ये सच है कि जो सबसे पहली रेजिमेंट उनके साथ मिली थी वो सिख रेजिमेंट थी? जी बिल्कुल सच है ना? मतलब मिक्स थी, वो सिख रेजिमेंट नहीं थी, मिक्स भारतीय थे कह लीजिए आप अभी उस आजाद हिंद फौज को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मत बांटिए प्लीज। नहीं बांट नहीं रहा, मतलब रेजिमेंट की बात कर रहा हूं। सामने हमने आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारी है, हिस्सा दो, कल को कोई और आ जाएंगे। अभी क्या नहीं वो फैक्ट्स क्लियर कर रहे हैं। मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, क्योंकि आपके पास रिसर्च है तो हम तो आपसे ही पूछेंगे। तो सिख भी थे, बड़ी तादाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आजाद हिंद फौज में ज्यादा यही लोग थे, ज्यादा यही थे मेजोरिटी। 80,000 की फौज में 50% लोग इधर थे नॉर्दर्न इंडिया के, मोर देन 50%। नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब आ जाता है, कश्मीर वगैरह, अफगानिस्तान, और जो अभी पाकिस्तान बना हुआ है ये भी लगभग पंजाबी था पहले, सारा पंजाबी कम्युनिटी है वहां पर रहती थी। तो ये सारा इधर की बेल्ट से ही था ज्यादा आजाद हिंद फौज में। तो वो सब आजाद हिंद फौज बननी शुरू हो गई जी, इस तरह से जो जेलों में बंद थे वहां के देशों ने उनको रिहा कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया सबको। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद बनानी शुरू कर दी, सारी तैयारी शुरू कर दी। आप फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, जैसे गांधी जी और ये नेहरू एंड कंपनी ने तो माउंटबेटन से भीख में ली ना सो कॉल्ड आजादी, वो आजादी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पावर है कि हम जा रहे हैं, हमारे ब्याह पे आप राज करते रहिए, राज हमारा ही रहेगा। ये ऐसी आजादी है सो कॉल्ड आजादी 15 अगस्त 1947। उससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कर चुके थे? आजाद हिंद सरकार की घोषणा कर दी, मंत्रिमंडल गठन कर दिया अपने आप ही सिंगापुर के कैथे हॉल में 43 में। अपनी सेना घोषित कर दी, अपनी करेंसी शुरू कर दी। आजाद हिंद बैंक जैसे रिजर्व बैंक है, अपना बैंक शुरू कर दिया और वो आजाद हिंद सरकार की मुद्रा प्रचलन में आ गई। जब इन्होंने ये सारी इंडिपेंडेंट सरकार डिक्लेयर करी नेताजी ने अपने लेवल पे, हैं कि हम आजाद हैं और हम अपना मुल्क आजाद कराएंगे, हैं, तो 13 देशों ने उस सरकार को मान्यता दे दी। जैसे बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता देने वाला भारत था जब बांग्लादेश बनाया हमने, तो इसी तरह से 13 कंट्री ने उस सरकार को मान्यता दे दी और भारत के अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने फर्स्ट राष्ट्राध्यक्ष। वो सरकार एग्जिस्ट हो गई और चलने लगी। और भी कंट्री आगे चल के उसको मान्यता देते रहते। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन एंड इधर की लॉबी की जीत होती, जापान लॉबी की, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारा दुर्भाग्य है, जब नेताजी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में आजाद हिंद फौज कूदी
हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। तो सिंगापुर में जब घोषणा की नेताजी ने कहा उस समय अपने भाषण में कि मैं ऐसे देश का राष्ट्राध्यक्ष हूं इसके पास इस समय अपनी 1 इंच भूमि भी कब्जे में नहीं है जहां पर मैं अपने देश का आजाद हिंद सरकार का झंडा फहरा सकूं। इनकी आंखों में आंसू थे नेताजी की। तो जो ने वो सब सुनकर के नेताजी को अंडमान निकोबार हमारा था, किसी टाइम अंग्रेजों ने, जापानियों ने वो जीत लिया था अंग्रेजों से। भारत में राज कर रहे थे अंग्रेज, तो अंडमान निकोबार जापान ने जीत लिया था, जापान के पास वो था। तो तोजो ने कहा नेताजी निराश होने की जरूरत नहीं है, 1 इंच तो नहीं, लेकिन मैं आपको अंडमान निकोबार सप्रेम भेंट करता हूं जो हमारे कब्जे में है, और वो भारत की भूमि है। आप बड़ी शान से जाइए वहां और अपना भारत का झंडा फहराइए। अखंड भारत का झंडा, आजादी का सबसे पहला झंडा अंडमान निकोबार में 30 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में फहराया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा नेताजी ने। बर्मा और कोहिमा की तरफ से आजाद हिंद फौज ने इधर फौज पे आक्रमण कर दिया, उधर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। आप बोलिए आप। बर्मा कोहिमा मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जैसे बोला था हिटलर ने पूरा बोल दिया था जापान को कि नेताजी को सपोर्ट करें। हाँ, हाथ से नहीं निकलने देना, बंदा बड़ा जबरदस्त है और साथ में हाँ, तो वो जो सारा सपोर्ट मिल रहा था वो उन्हीं की वजह से मिल रहा था या फिर उनकी हमदर्दी थी? जो अपोजिट ग्रुप था उसका किंग उस समय हिटलर ही तो था वर्ल्ड वॉर में, और कौन था? जब बोस ने इशारा कर दिया, इशारा ही काफी होता है उस टाइम। ओके। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यार, देखो हिटलर हिटलर की सपोर्ट थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंदर से, लेकिन आप ये देखिए ईश्वर जी, नेताजी थे। हाँ जी, वो जिस बंदे ने खड़े खड़े यूं बता दिया कि जो मिलने वाला बंदा है वो बराबरी में मिले नेताजी, हिटलर को नीचे होकर नहीं मिले। हाँ, और हिटलर बड़ा इस बात से प्रभावित हुआ कि आपने कैसे पहुंचाना। तो नेताजी ने कहा मैं इतने बड़े मुल्क को आजाद कराने के लिए घर से निकल के आया हूं, क्या मैं इतनी भी बुद्धि नहीं रखता कि मैं किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। ये जवाब बिल्कुल सैल्यूट है भाई उसको, तो बिल्कुल झुके नहीं, तू मदद दे चाहे नहीं दे, तू मुझे इस तरह से लेट डाउन नहीं कर सकता डुप्लीकेट ये बेच के। हर एरे से मैं हाथ मिला लूं। मैं राष्ट्राध्यक्ष हूं, मैं राष्ट्राध्यक्ष से हाथ मिलाऊंगा। आजाद हिंद सरकार का सैल्यूट नेताजी, प्रोटोकॉल। मतलब उस टाइम पे ये कहा जा सकता है कि हिटलर ने नेताजी को एक थोड़ा सा नीचा समझा। नहीं, परीक्षा रखी उनके लिए, ये मुझे पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता, क्योंकि वो अपनी अकड़ में था मैं हिटलर हूँ। नेताजी तो नेताजी थे ना वे। और वो यह सोच करके गए थे हिटलर के पास कि मुझे शायद यहाँ से समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक मीटिंग जरूरी है। राइट, तो फायदा मिला ना, जापान को इशारा हो गया, ये फायदा मिला। अदरवाइज डायरेक्ट नेगोशिएशन हिटलर से चलती अगर दोनों को 1 और 1 11 हो जाते, और शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर हार भी नहीं होती इनकी, अगर नेताजी का दिमाग हिटलर का 1 हो गया होता। हाँ, गलती हिटलर की थी, उन्होंने उन्हें परखने में गलती की। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का बाजा हमने बजा दिया होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। अगर उस टाइम पे उन्हें जापान ना भेजा गया होता, वहीं रख लिया गया होता, तो आज जो वर्ल्ड की फौजें थी उनको एलाइड फोर्सेस कहा जाता था। एलाइड जो अमेरिका, ब्रिटेन और ये सारी फोर्सेस थी, इनको पुकारा जाता था एलाइड फोर्सेस के नाम से वर्ल्ड में। तो आगे चले हम। हाँ जी बिल्कुल। तो नेताजी को रूस का जो स्टालिन था उससे बड़ी अच्छी दोस्ती थी नेताजी की, भले विचारधारा अलग रही हो। नेताजी सोशलिज्म को मानने वाले थे, कॉमरेड नहीं थे वो, कम्युनिस्ट नहीं थे, सोशलिस्ट थे वो, समान हो सबका,
अधिकार जनता का, इक्वलिटी, समरस स्वभाव, सबको साथ लेके चलना। आजाद हिंद फौज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सवाल नहीं था, नेताजी की फौज में सब थे। और आजाद हिंद फौज बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन नेता भले सेकंड वर्ल्ड वॉर हार गए हम, या जर्मन हार गया, जापान हार गया, एक छाप नेताजी ने छोड़ दी। नेताजी के कारण बहुत नुकसान हुआ एलाइड फोर्सेज का। नेताजी का दिमाग सारे देशों को मिला उस समय, तो दिमाग मिला प्लस नेताजी की अपनी फौज जो यहाँ इंडिया को टक्कर दी अंग्रेजों को, उससे देश कांप गया आजाद हिंद फौज से। अब मैं एक बहुत घटना जो लोगों के सामने नहीं है, सिर्फ अभी एक दो जगह बोली है मैंने। एक बार कलकत्ता मेरा स्पीच थी सेमिनार में, वहां डिस्क्लोज किया, एक बार आपके पीछे चैनल पे किया थोड़ा सा। ओके। तो जापान सरेंडर की तैयारी कर रहा था एलाइड फोर्सेज के सामने, जापान की फौजें। तो नेताजी चले तोजो से बात करने के लिए कि सरेंडर की बातचीत है, आपस में भूमिका बना लें कि आजाद हिंद फौज अलग सरेंडर करेगी, जापान की फौज अलग सरेंडर करेगी, या दोनों ने मिलकर इकट्ठे करना है। इस तरह की कुछ बातचीत होनी थी। तोजो को यही था कि नेताजी मेरे पे बात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन नेताजी सरेंडर करना नहीं चाह रहे थे। नंबर एक, सरेंडर नहीं करूंगा, दोबारा लड़ूंगा तैयारी करके। मेरे पिताजी नेताजी ने दिल्ली में एयर हेडक्वार्टर में प्लांट किए हुए थे, ये रहस्य बताना चाह रहा हूं आपसे, 1940-41 से ही 42 से, ताकि इनकी अंग्रेजों की डिफेंस पोजीशन हिंदुस्तान की पता लगती रहे नेताजी को। ये काम मेरे पिताजी का था। और आपको याद होगा कि आजादी से पहले एक टेली प्रिंटर की सुविधा होती थी, टेलीग्राम का सिस्टम था, कम्युनिकेशन, वो कटर 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 चलती थी। तो ये अंग्रेज का जितना भी सीक्रेट मैसेजिंग होता था, चाहे इंडिया टू इंडिया, चाहे विदेशों में, चाहे ब्रिटेन को, वो सब एयर हेडक्वार्टर के थ्रू होता था। एयर हेडक्वार्टर में फादर मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के बैठे थे। वहां की हर मूवमेंट नेताजी को पास हो रही थी फादर के थ्रू। जब नेताजी, जापान तो यह सोच रहा था नेताजी टोक्यो आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, सरेंडर की भूमिका बनाने के लिए, कैसे कैसे होना है बातचीत, निगोशिएशन के लिए, लेकिन नेताजी के दिमाग में तो कुछ और था। इधर पिताजी को दिल्ली में खबर मिली एयर हेडक्वार्टर में कि ब्रिटेन और अमेरिका ने जबरदस्त प्लान किया है नेताजी पर हमला करने का, जिसमें उनकी जान नहीं बचे। और 2-3 हमले पहले भी हो चुके थे नेताजी पे। आज वर्ल्ड जानता है कि हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम अमेरिका ने जापान को तबाह करने के लिए गिराए। ये भी रहस्य सुन लीजिए आप लोग आज। अच्छा, हाँ, हिस्ट्री करेक्ट कर लीजिए। असल में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी, फौजें अपनी अपनी बैरकों में वापस जा रही हैं, तो अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी एटम बम गिराने की, इसका जवाब चाहिए मेरे को। जब शांति हो चुकी, जंग खत्म हो चुकी, सब दोनों पक्षों की फौजें बैरकों में वापस जा रही हैं, उस समय 2-2, 3-3 दिन का गैप देके 2 एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए गए। जानते हैं क्यों? वो इसलिए गिराए गए कि अमेरिका को शक था कहीं यहाँ दोनों शहरों में कहीं नेताजी हैं। वो एटम बम नेताजी को मारने के लिए गिराए गए थे। एक मिनट सर जी। हाँ जी। बट आई नो कि आपने रिसर्च किया, आपको ज्यादा ही पता होगा। ऐसा सुनने में आता है ना कि
वो जो जापान जापान के जो भी बड़े जनरल वगैरह थे या जो भी बड़े बड़े नेता और जो फौज में थे, उन्होंने बैकआउट करने से मना कर दिया था, इसलिए वो गिरे थे। तो ये मतलब सच नहीं था? नहीं, नहीं, नेताजी सिर्फ बैकआउट करने वाले थे। नेताजी सरेंडर नहीं करने वाले थे, जापान फौज सरेंडर कर रही थी। ओके, ओके। बातचीत हो चुकी थी जापान की ब्रिटेन से, एलाइड फोर्सेस से सरेंडर करने की। नेताजी का मेन पेचा था वो कैसे सरेंडर करेंगे, जापान के साथ मिलकर करेंगे या इंडिपेंडेंटली करेंगे। आजाद हिंद सरकार यानी हमारे देश की जो आजाद हिंद सरकार का राष्ट्राध्यक्ष है और उसकी फौजें हैं, वो कैसे सरेंडर करेंगी, इस पे निगोशिएशन नेताजी की होनी थी तोजो से। ठीक है, तो उसके लिए वहां से प्लेन चलता है नेताजी का, तोजो के यहाँ। उस समय छोटे छोटे फाइटर होते थे, ये 200 300 400 किलोमीटर तक जाने वाले जहाज थे बस उस समय दुनिया में। तो ब्रेक जर्नी करते करते नेताजी आ रहे थे। इन बिटवीन दिल्ली में जैसे ही फादर को इंफॉर्मेशन मिली, नेताजी सरेंडर करें चाहे नहीं करें, सरेंडर कर देंगे तब भी मारे जाएंगे, ब्रिटेन गवर्नमेंट उड़ा देगी इनको, फांसी पे लटका देगी, और नहीं भी सरेंडर करेंगे तो भी नहीं छोड़ेगी। और अगर नेताजी सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकी प्लानिंग हुई अमेरिका और ब्रिटेन की नेताजी पर हमला करने की, एक जबरदस्त मतलब जैसे इसको मारा ओसामा बिन लादेन को, कि बचना ही नहीं है, इस तरह का हमला। पिताजी को जैसे ही खबर मिली, यहाँ पिताजी ने मैसेज कन्वे किया आगे नेताजी को कि विदाउट पेश किए हुए आप तुरंत अंडरग्राउंड हो जाओ, और यहाँ ये हो गया प्लानिंग, बचोगे नहीं बिल्कुल भी, कोई फुल प्रूफ प्लान आ रहा है आपके लिए। तो नेताजी ने वहीं से सारा प्लान पहले से सेटिंग उन्होंने कर ही ली थी। उन्होंने उसी प्लेन से तोजो को इशारा कर दिया, प्लानिंग हो गई तोजो से सारी, कि मैं ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड होऊंगा और तुम आप कहोगे प्लेन क्रैश हो गया नेताजी का। नेताजी मारे गए 18 अगस्त 1945। जापान एक नौटंकी करता है मिसलीड करने के लिए एलाइड फोर्सेज को और ब्रिटेन अमेरिका को, कि नेताजी चले, जहाज उड़ा और क्रैश हो गया, जिसमें नेताजी मारे गए। और अच्छा। उसमें नेताजी थे ही नहीं, उस जहाज में नेताजी ही नहीं थे। नेताजी तो जीप के थ्रू जापानी फौज के घेरे में ब्रेक जर्नी करते हुए रशिया पहुंच गए, बॉर्डर तक। 18 अगस्त का प्लेन क्रैश जापान रेडियो पहली बार 21 अगस्त को डिक्लेयर करता है, 3 दिन बाद, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए। और उस प्लेन को जो उड़ा रहा था एक जापानी फौजी, उसकी जली हुई लाश को नेताजी बन के शो करके, और उसकी अस्थियां वहां आज रेनको टेम्पल में पड़ी हैं कि नेताजी की अस्थियां हैं। समझे, कांग्रेस उसको नेताजी की अस्थियां बनाकर हमें पेश करना चाह रही थी, जो हम लोगों के प्रोटेस्ट के कारण आज तक भारत में नहीं आ पाई। कि उन्हें अस्थियां नहीं है, डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया उन अस्थियों का आज तक। तो वो प्लेन क्रैश की थ्योरी सिर्फ एलाइड फोर्सेज को, अमेरिका को, ब्रिटेन को मिसलीड करने के लिए थी, ताकि नेताजी सुरक्षित रशिया पहुंच जाए। रशिया में आजाद हिंद सरकार की एम्बेसी थी, रिकॉग्नाइज किया था रशिया ने भारत की सरकार को, नेताजी की। उस एम्बेसी में पहुंचे रशिया में नेताजी, और फिर वहां से स्टालिन से बातचीत शुरू हुई। स्टालिन को पहले से खबर थी नेताजी आ रहे हैं, और इसी तरह से बात है। स्टालिन के मित्र थे, स्टालिन ने उनको वीवीआईपी बना के अपने पास रखा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, अंडरग्राउंड। नेताजी की प्लानिंग थी, कुछ फंड भी ले गए थे वो, पैसा सोना, नेताजी रशिया, कि दोबारा रीऑर्गेनाइज करूंगा आजाद हिंद फौज, हार नहीं मानूंगा। अटल जी का एक कविता है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, वो क्या है एक। तो नेताजी ने ठाना था कि दोबारा रीऑर्गेनाइज करूंगा फौज, और दोबारा ब्रिटेन गवर्नमेंट पे इधर इंडिया में हमला करूंगा।
अब के और 10 गुना ताकत के साथ करूंगा। ये वहां पहुंचे थे तैयारी करने के लिए। जब वो प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन CIA और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने और एलाइड फोर्सेस ने की, वो वहां पर अलग अलग बयान पाए गए, तो ये इंटेलिजेंस इनकी इस निर्णय पे पहुंची नेताजी गायब हो गए हैं, कोई प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए। अंदर ही अंदर मन में इन्होंने तय कर लिया था। और पूरी दुनिया में कुत्ते की तरह इनकी एजेंसियां सूंघती फिर रही थी नेताजी को ढूंढने के लिए, पर पक्षी तो उड़ चुका था अपने अगले उसके लिए, मिशन के लिए। तो ये सर पटक पटक के रह गए, वर्ल्ड में कहीं भी सुराग नहीं मिला। स्टालिन ने इतना गुप्त उसको वहां रखा, नेताजी को। ईश्वर जी एक क्वेश्चन पूछूं बीच में? जी आई नो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे वो भी पूछ रहे हैं। तो जो इंडिया में कराना पड़ेगा जब मेरी तंद्रा भंग होगी ना, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। हाँ हाँ, तो जैसे कि अभी यहाँ काफी लोग पूछ रहे हैं, तो जो ये उनके खिलाफ थे गांधी जी, नेहरू जी और ये बाकी लोग थे जो नरम दल से आप बता रहे हैं, तो ये कुछ नहीं कर रहे थे? इनको कोई खबर नहीं थी कि ये ऐसा सब प्लानिंग चल रही है, या फिर कहाँ पे हैं सुभाष चंद्र जी, या क्या सब चल रहा है? वहां बताऊं, इनका अलग पक्ष बताऊंगा ना मैं, अभी नेताजी ओके ओके पैरेलल क्या चल रहा था वो भी बताऊंगा, ओके ओके इधर क्या चल रहा था वो भी बताऊंगा। ठीक है, आप कंटिन्यू जब नेताजी ने अब अभी रशिया पहुंचे हैं हम, पहले तो 47 की कहानी सुन लो ना, 47 तक पहुंच जाए, फिर आगे फिर 2 धाराएं चलेंगी। 47 में जाके सुभाष को और गांधी को जोड़ दूं मैं जरा, 15 अगस्त 47 तक जाके। अब एलाइड फोर्सेस इस बात के लिए पुख्ता थी, और इनकी इंटेलिजेंस अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह सारी कंट्रीज की, नेताजी अंडरग्राउंड हो गया कहीं दुनिया में और वो नहीं मरा। और इधर नेहरू को बसूड़ी पड़ गई, गांधी को बसूड़ी पड़ गई कि नेताजी प्रकट हो गया तो लड़ाई लंबी हो जाएगी, हम तो थक चुके हैं, ये नकली लड़ाई आजादी की लड़ते लड़ते बुढ़े हो गए हैं, हड्डियां बेकार हो चुकी हैं, और फटाफट आजादी ले लो। फिर मौका नहीं मिलेगा अगर सुभाष चंद्र बोस प्रकट हो गया, फिर तो वही बनेगा, जनता उसके साथ है, सेंटिमेंट्स उसके साथ है। इन्होंने जबकि अंग्रेज ने 1948 डिक्लेयर किया था, 1948 में मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मन में सोचा था मैं आजाद करूंगा, ऐसी क्या बात आ गई जो 47 में होच पोच में करना पड़ा आजाद, सो कॉल्ड आजाद। वो इसलिए सुभाष के डर के मारे। सीधा वहां से एक मैक्स आया अंग्रेज ब्रिटेन से, भारत आया, नक्शा लिया अखंड भारत का, और साले ने मेज पे बैठ के पेन से लाइन खींच दी, लो जी ये पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान। कुछ नहीं, उसने राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक आंकलन किया कि लाइन किस तरह से खींचनी है, लाइन खींच दी बस, और पाकिस्तान बन गया। कबूल कर लिया नेहरू एंड कंपनी ने। माउंटबेटन की घरवाली से इसकी वो थी सेटिंग, माउंटबेटन नाम मात्र का उसका हस्बैंड था, एक्चुअल में वो जो थी, क्या नाम उसका, नाम बताओ ना यार, उसकी लवर नेहरू की, माउंटबेटन की एडविना इसकी वो थी कीप, वो कॉलेज टाइम से ही थी इसकी। ये जो था ना जिन्ना नेहरू वहीं पढ़ते थे ब्रिटेन में, कॉलेज टाइम में वो इनकी कॉमन फ्रेंड थी दोनों की। जिन्ना भी पैसे वाला था, खानदानी, जिन्ना भी हिंदू से मुसलमान बना था, कन्वर्टेड था। तो इन दोनों की कॉलेज टाइम में गर्लफ्रेंड थी। इसको जैसे विष कन्या हम कह रहे हैं ना, इसको ये सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को वो विष कन्या भेजी ब्रिटेन ने, नकली वाइफ बना के इसकी माउंटबेटन की। एक दिन उसने इंटरकोर्स नहीं किया उसके साथ माउंटबेटन ने, सिर्फ वो हिंदुस्तान को तबाह करने आई थी कि ये जिन्ना को और नेहरू को और बाकियों को काबू में रखेगी। ओके, कभी वो माउंटबेटन के साथ हम बिस्तर नहीं हुई। हाँ, रिकॉर्ड में वाइफ गिनी जाएगी हमेशा वो माउंटबेटन की, एडविना। तो जिसे हम कहते हैं हनी ट्रैप है, उसको भेजा गया था। हाँ, वो थी सर विष कन्या। पहले राजा महाराजा विष कन्या का प्रयोग किया करते थे दुश्मन देशों के खिलाफ। हनी ट्रैप करना मतलब वही है, बात आ जाती।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये बात मिलती है, अच्छा, वेदों पुराणों में भी कई ये मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल विषकन्या के। ओके। अच्छा आगे चले हम। तो इन्होंने वो विभाजन, क्योंकि नेहरू को तो बहुत जल्दी थी प्रधानमंत्री बनने की, ऊपर से सुभाष का खतरा पैदा हो गया था, ब्रिटेन को भी खतरा पैदा हो गया था कि उसने दोबारा रीऑर्गेनाइज होके और अगर हमें अटैक कर दिया। 80,000 अंग्रेज हैं हिंदुस्तान में आए हुए राज करने के लिए, आबादी 50 करोड़ की थी हमारी, पाकिस्तान बांग्लादेश की मिला के। ये डिवाइडेड इंडिया की 30 करोड़ की थी जब डिवाइड हुआ इंडिया, तो टोटल 50 करोड़ की आबादी के आगे 80,000 अंग्रेज और उधर सुभाष की फौज और इधर जनता जब बगावत करेगी तो क्या हालत बनेगी हमारी। 80,000 का तो सुबह सुबह ये नाश्ता कर जाएंगे हमारा। क्योंकि 1945 में भी जब सुभाष चंद्र बोस ने आक्रमण किया कोहिमा से, उधर से बर्मा की साइड से, तो उस समय प्री प्लान था सारा। कल मैंने बताया था सावरकर के बारे में थोड़ा था। इधर सावरकर और सुभाष मिल के काम कर रहे थे, नेताजी बाहर काम कर रहे थे, सावरकर यहाँ काम कर रहा था। सावरकर को जेल में डाल रखा था, 3 बार फांसी दी गई है उसको केसों के अंदर। यानी जी, तो उसने जब तीसरी बार फांसी दी गई, सावरकर ने अंग्रेज जज को कहा कि अंग्रेजों तुमने कम से कम हमारी संस्कृति में तो बताया कि हम दोबारा पैदा होते हैं, तुमने 3 बार जन्म की फांसी इसीलिए दी है ना, मैं बार बार पैदा होऊंगा और 3 बार फांसी खाऊंगा, तुमने हमारे पुनर्जन्म की थ्योरी को तो माना। ये कोर्ट में खड़े होकर सावरकर ने जज को कहा था। तो वो वहां अंडमान जेल में सावरकर जी बंद थे, काले पानी की सजा काट रहे थे। तो प्लानिंग हुई, नेताजी सावरकर की भेंट हुई, तो उसमें सेटिंग ये हुई कि सावरकर अंदर लड़ेंगे, क्रांतिकारी पैदा करेंगे, वो हमले करवाएंगे और क्या कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज ने सेकेंड वर्ल्ड वार को देखते हुए भारतीय फौज को बढ़ाने का फैसला लिया, कई लाख। तो अंग्रेज ने डिक्लेयर किया, भारतीयों का आह्वान किया फौज में भर्ती होने के लिए। अब भर्ती कौन होए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में तो मरना ही मरना जंग में जाके, तो भर्ती नहीं हो रहे थे। तब सावरकर ने नीति बरती अपने एडवाइजरों से बात करके, और सावरकर ने खेल खेला नकली चिट्ठी लिखने का कि मैं बाहर आकर के कुछ ऐसा नहीं करूंगा और अंग्रेजों की मदद करूंगा फौज में भर्ती कराने के लिए, फौज की जो बढ़ाना चाह रही है सेकेंड वर्ल्ड वार के। और मैं मतलब एक किस्म से एक्सक्यूज शो किया उसने, सावरकर ने। रणनीति होती है वार टाइम में। वो चिट्ठी लिखी, अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया उसने, डबल क्रॉस किया, और आकर के उसने सावरकर ने भारतीय सेना में अंग्रेजों की जो फौज बढ़नी थी हिंदुस्तान में भर्ती करानी शुरू कर दी, ये ब्रेन वॉश करके भारतीयों का कि आज जाओ फौज में, हथियार चलाना सीखो, ट्रेंड हो जाओ, वक्त आने पर मैं बताऊंगा गोली किधर को चलानी है। जब सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा से और उधर से कोहिमा साइड से आक्रमण किया, तो हिंदुस्तान की सारी नेवी जहां थी वहीं बगावत करके जाम हो गई, सारे जहाज वहीं खड़े रह गए बगावत में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ने आजाद कर दी, कम्युनिकेशन अंग्रेज का टूट गया कर्मचारियों ने, और इंडियन आर्मी में बगावत हो गई। उस टाइम पर इसने गांधी ने अंग्रेजों की मदद की, नेहरू ने मदद की, फौज को बगावत करने से अंग्रेजों के खिलाफ रोका। अगर ये लोग गद्दारी नहीं करते तो 1945 में हमारा मुल्क आजाद हो गया होता, बाफोर्स सशस्त्र क्रांति के द्वारा नेताजी की। ये गद्दारी कांग्रेसियों ने करी, नेताओं ने अंग्रेजों का साथ दिया सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जाकर के, जब सुभाष चंद्र बोस ने आक्रमण किया इधर अंग्रेजों पर। ये भूलने वाला नहीं है, आप समझ लेना। 40 में हम आजाद हो गए होते उसी समय, अगर ये कांग्रेसी गद्दारी नहीं करते, गांधी, नेहरू, अटरम छटरम बगड़म जितने। सो थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। गुड नाइट और जय हिंद।